एसी भी तुम लोग एसी करा लिया करो भाई, क्योंकि तुम्हें गर्मी लगती है। हाँ जी, होल कॉन्सेप्ट कर लिया। मुझे ना क्वेश्चंस करवाने थे तुम लोगों को सीडीएस के। आवाज आ रही है? करे क्वेश्चन करे, राइट डाउन द क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो। क्वेश्चन लिखेंगे पहले सारे, और सारे रिप्लाई भी करेंगे। वंदना, सागर, नव्या, अंशुल, ट्राई टू रिप्लाई। ठीक है, नहीं करोगे तो क्वेश्चंस कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम is present in, how many moles of hydrogen atom present in 2 mole of aluminium hydroxide, 2 mole of aluminium hydroxide। अब चैलेंज ये है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, है ना।
चैलेंज यही है, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आएगा वो कर लेगा, उसके बाद तो जिसे कल की क्लास लगाई है वो कर लेगा। हाँ, ऑप्शन 3 4 9 6। बेटा 4 कह रही है ना, श्योर है? चलो हाँ जी, 6 वाले जो हैं वो हाथ खड़ा कर लें। हाँ, अपना अपना करना है। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे ऑनलाइन बताएं। नव्या, अंशुल, सागर, वंदना, बेटा बताओ, कोई तो चैट पे कर दो कितने होंगे हाइड्रोजन के। हाँ, अंशुल ने अपना रिप्लाई दे दिया है। हाँ 6। कुछ अमनीश हो गया, कुछ लग रहा है चेंज करना है। जैनित, चरणजीत, हाँ तो आप तो स्टार्टिंग से क्लास लगा रहे हो ना, आपको याद होगा मैंने एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड को मिलाकर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया था। एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होता है? हाँ विशांत, इशिका 4, विशांत 4 सही में, कल की क्लास के बाद 4 है आंसर। हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज 6। मैं बता रही हूँ चरण, यहाँ पे देख लो। देखो पहला चैलेंज था इसमें कि हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, और उसके लिए भी मैंने आपको बताया है कि नहीं आपको याद करना, इट्स ओके, आपको समझ आना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बनता है। पहले दिन की क्लास में, दूसरी दिन की क्लास में आपको चार्जेस लिखवाए गए थे कि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है 3+ और OH के ऊपर होता है -1। ठीक है, एल्यूमिनियम पे होते हैं 3+, OH पे होता है -1। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको इसको ना, आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AnOH का होता है, अब ये जो 3 है ना, इस पूरे OH से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कैसे बनता है। आपको चार्जेस पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली का है। जैसे पीरियोडिक टेबल में हम जब पीरियोडिक टेबल करते हैं, यहाँ हमारा बोरोन आता है, यहाँ पर बोरोन फैमिली पे +3 चार्ज है ना। तो जो उस पे +3 चार्ज है तो उसकी पूरी फैमिली, उसके पूरे ग्रुप में होगा +3 चार्ज। तो वैसे किसी को तो याद भी रहता है, नहीं है तो अब भाई ऐसे कर लो, कोई तरीके से तो करना पड़ेगा। चलो, अब इसके बाद कल मैंने ट्रिक बताई थी, अमनीश सुन लो, और आदित्य, दोनों नहीं आए थे ना, आप दोनों सुने। मैंने बोला था जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वही उसके मोल होते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई पूछता कि एल्यूमिनियम के कितने मोल है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 3 मल्टीप्लाई करोगे 3, हाइड्रोजन कितना है, 3 मोल हो गए, मतलब ऑक्सीजन के 3 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, एल्यूमिनियम के 1 मोल। पर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट किया गया कि इस पूरे के कितने दे रखे हैं, 2 मोल्स। मैंने ये कराया था कि अगर 1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में आपसे पूछें कि कितने मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल में पूछें, तब तो आप 3 लिख दोगे, क्योंकि ऑक्सीजन कितने 3। पर क्वेश्चन में मेंशन है कि इसके कितने मोल हैं, 2 मोल है। इस पूरे के 2 मोल पहले से गिवन है, और उसमें आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजन बता दो कितने, ऑक्सीजन कितने हैं। तो भाई आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना अमनीश, 3 तो आपका 1 मोल में आया। क्वेश्चन था हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। अगर सिंपली लिखा होता तब तो आप मल्टीप्लाई नहीं करते, पर लिखा है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो 2 इसके पूरे के 2 मोल दे रखे हैं, अब बता दो कितने हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे ना। आंसर इज 6, आंसर इज 6। अब देखो 4 ऑप्शन भी था, है ना इशिका, विशांत, 4 ऑप्शन भी था। अब आधे बच्चे 4 लगा के आएंगे, आधे 6। अब जो 6 लगा के आएंगे वो नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। अंशुल ने करेक्ट आंसर दिया था 6 मोल। तो अगर आपसे 1 मोल में पूछेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जितने एटम्स हैं वही आंसर है। मोल अगर मतलब चेंज है, मतलब 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल, 6, 1.5, आपको फिर उसके उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये कल हम लोगों ने इतना पार्ट कवर किया था। अब फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ये CDS में आया था क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन माल्टोज। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बस मैंने सुक्रोज की जगह माल्टोज वर्ड यूज किया है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन माल्टोज।
how many moles of oxygen is there in maltose? बताओ भाई। फॉर्मूला गलत हो गया ना सार्थक, सारा आंसर गलत हो जाएगा। लिख लो 9, 10, 11, 12। हाँ 11 अब आ गया थोड़ा है। आंसर इज 11। इसके लिए हमें सुक्रोज का फॉर्मूला आना चाहिए। सुक्रोज का कई बार लिखवा चुकी हूँ, C12H22O11, और ये भी बता चुकी हूँ यही सुक्रोज है, यही माल्टोज है और यही लैक्टोज है। मतलब ये तीनों का फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, आपके इसमें यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। आपका माल्टोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज की 2 यूनिट से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और ये किससे मिलकर बना हुआ है हमारा? गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो फॉर्मूला पता था, इसमें कोई मोल मेंशन नहीं किया था कि 2 मोल्स ऑफ, सिर्फ लिखा था हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन माल्टोज। सुक्रोज भी हो सकता था, ग्लूकोज भी हो सकता था। फॉर्मूला लिखो, कितने ऑक्सीजन है? 11, आंसर 11। अगर यहीं पे 2 मोल ऑफ लिख दिया होता तो आप इसको फिर क्या कर देते? उससे मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ रही है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलेंगे सीडीएस के अंदर मोल कॉन्सेप्ट से। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बाकी हमने सारा कुछ काफी कर लिया था। अब आज हम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आज की हेडिंग है और इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा सैटरडे से पहले, आज तो थर्सडे हो गया ना, ये है कि एक क्लास के बाद अब बायो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वीक फॉर श्योर बायो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आपकी इस वीक आपकी केमिस्ट्री जो है फिनिश हो जाएगी। तो वही मैंने बोला कि सैटरडे को प्रिपेयर कर लेंगे केमिस्ट्री। मिक्स है, क्वेश्चंस मिक्स हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से तो ज्यादा हैं जो चल रहा है टॉपिक, है ना, जैसे गैस लॉज, मोल कॉन्सेप्ट, मोल से कम 5-6 क्वेश्चन है। तो अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी जो आज हम करेंगे, तो इससे मेजर पार्ट है, पर कुछ कुछ एसिड बेस से है, कुछ कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन से है, तो मिक्स है। ठीक है, तो रिवीजन अच्छे से कर लो। आज का क्वेश्चन वो है हमारा टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या है टॉपिक? कंसंट्रेशन टर्म्स। ये होता क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स? देखो, जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को कौन कौन सी यूनिट से मेजर करते हैं? डिस्टेंस, जैसे हमें कहीं जाना होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ से, आप अपने घर से आते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर से आती हूँ, मुझे, मेरा घर यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को हम 3 किलोमीटर से मेजर कर सकते हैं, मीटर्स में भी कर सकते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 3000 मीटर्स हो गया। इसी को हम सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको और कर दो तो और सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। तो हम एक डिस्टेंस को मेजर कर सकते, काफी चीजों में मेजर कर सकते हैं। फीट में भी लोग करते हैं, है ना, फीट्स में भी करते हैं, इंचेस में भी करते हैं, बट बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो इसी तरीके से जब हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं ना लैब्स में, अब सोल्यूशन किस चीज से मिलकर बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो ये मेजर करना कि कितना सॉल्यूट डाला हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, उसके लिए जो यूनिट्स हैं उनको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, फिर से सुन लेंगे कि जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिफरेंट तरह के यूनिट्स हैं हमारे पास, किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर, फीट, इंचेस, मतलब, है ना। इसी तरह जब सोल्यूशन हम बनाते हैं तो सोल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब सोल्यूट कितनी मात्रा में है
सोल्यूट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास है डिफरेंट यूनिट्स जिसे बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म की अगर मुझे छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू measure the amount of solute present in solvent और in solution, कि solution में solute कितना है, solvent कितना है, solution मतलब कि solute solvent में कितना है, solute solution में कितना है, इसको मेजर करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होते हैं। अब ये दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, क्या परसेंटेज बेसिस पे बता दो यार ये इतना परसेंटेज है, ये इतना परसेंटेज है, और एक तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में ही होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन में हम लोग पढ़ना है मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, ये तीन है, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी और मोलैलिटी, ठीक है। परसेंट और इसी में आ जाता है मोल फ्रैक्शन, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आ जाता है मास बाय मास परसेंटेज, जिसे हम W बाय W परसेंटेज भी बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसी में ppm पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसको, और bbm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। तो ये दो सारे के सारे आते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन में। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, सीधा डेफिनेशन आ सकती है, आप मैच कर दो कि मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे मास बाय मास को बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे कैसे करना है। सबसे पहले अब हम टर्म यूज करेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी से शुरू करेंगे। मोलैरिटी, क्योंकि देखो मोल निकालना आ गया आप लोगों को, मोल्स निकाल लेते हो आप, फॉर्मूले भी कल किए थे हमने। मोलैरिटी के लिए हमें मोल्स चाहिए, और मोल्स के हमने कल 3 फॉर्मूले भी किए थे, इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। मास का क्या फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। पार्टिकल के टर्म्स में क्या था, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। और वॉल्यूम के टर्म में क्या था, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स ऑब्लिक 22.7 लीटर्स, डिपेंड अपॉन कि आपको प्रेशर किसमें दे रखा है, प्रेशर एटीएम में दे रखा है कि बार में दे रखा है, ये हमने कल किया था। अब यही मोल्स को डिसॉल्व करना है, क्या करना है, इन्हीं मोल्स को पानी में डिसॉल्व करना है और सॉल्यूशन बनाने हैं। पहला है मोलैरिटी, फर्स्ट टर्म क्या है, मोलैरिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। It is the number of moles of solute. It is the number of moles of solute dissolved per liter of the solution. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, per liter of the solution term. It is the number of moles of solute dissolved per liter of the solution. फॉर्मूला लिखेंगे, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड, मतलब वॉल्यूम इन लीटर्स। अगर आपको ये दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखा है लीटर में, तो आप मोलर सोल्यूशन बना सकते हो। सोल्यूशन को क्या बोलते हैं,
मोलर सोल्यूशन, क्या बोलते हैं, मोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे हम क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, कई बार यही वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा होता है, तब ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है, लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, आपको मिलीलीटर में दे रखा है, उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 1000 करोगे, क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर आपको वॉल्यूम इन मिलीलीटर दे रखा है तो इसको आप डिवाइड बाय 1000 करोगे, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, लीटर्स में दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है, और मोलैरिटी ये होती है कि कितने मोल्स आपने डिसॉल्व किए 1 लीटर सोल्यूशन में, जितने लीटर सोल्यूशन में, वो क्या कहलाता है, मोलर सोल्यूशन, और वो उसकी मोलैरिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करो, एक लिख लो। फाइंड आउट द मोलैरिटी, फाइंड आउट द molarity of 40 gram NaOH, find out the molarity of 40 gram NaOH in 2 liter solution, in 2 liter solution. Find out the molarity of 40 gram NaOH in 2 liter of the solution. आपको ग्राम्स दे रखा है, पहले तो आपको मोल्स निकालने हैं NaOH के, निकालो NaOH के मोल, कैसे निकलेंगे, फिर आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। ये बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। हाँ, वेरी गुड निशु, निशु का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। और करे, सब लोग करे ऑनलाइन, पुष्पांजलि, वंदना, वयश, हाँ अंशुल ने बता दिया, हाफ, हाफ मतलब 0.5। हाँ अंशुल भी करेक्ट है। हाँ जी, और कोई, अमनदीप, अमनदीप निकला, अमनदीप, आदित्य, विशांत, इशिका, शैलजा, अंशिता, नहीं निकला। बेटा क्या है ना, देखो रिवीजन नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होना, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ ही नहीं होना। क्या है ना, कॉन्सेप्ट में बता रही चरण यहाँ पे, तो ये इसको टीचर बन जाता है ये, तो हाँ वही तो, वो पूछने लगता है, वो बेचारा टीचर बनना पड़ता है उसको। सामने बताए, ऐसा ये बताओ, ऐसा हुआ है कि मैंने सोल्यूशन ना किया हो, वो एंजाइटी होती है ना कि यार नहीं नहीं सबके निकल गए, हमारे भी निकल जाए, पूछ ले, थोड़ा सा पता कर ले। हाँ जी, देखें भाई, नंबर ऑफ मोल्स, अब इसके लिए मोल्स निकालना है ना, क्योंकि मोल्स तो गिवन नहीं है ना चरणजीत भाई, मोल्स आपको गिवन नहीं है, वॉल्यूम तो 2 लीटर्स गिवन है। मोलैरिटी के लिए मोल्स चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम गिवन है, मोल्स नहीं है, तो कल भैया 3 फॉर्मूले करवाए थे, यूज करो उसको। मोल्स के क्या फॉर्मूला था, अगर मास गिवन है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब किसका, NaOH का। आपको ये भी बता रहा था कि कैसे मोलर मास निकलता है, ठीक है, कैसे निकलेगा, इन सबके मासेस को ऐड कर दो, 23 + 16 + 1, ये आप करोगे कितना आ जाएगा, 40, और गिवन मास भी आपको 40 ग्राम दे रखा है, गिवन मास कितना दे रखा है, 40 ग्राम, तो 40/40 कितना आ गया, 1 मोल आ गया। अब 1 को यहां पुट कर दो, 1/2 कितना आ गया, 0.5 मोलर सोल्यूशन, ये आ गया 0.5 कैपिटल M, या कैपिटल M नहीं लिखना तो यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर, क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर। मतलब ऑब्वियस है ना, जो हम यूनिट्स कैसे बनाते हैं,
जो ऊपर वाले की यूनिट है, मोल को तो मोल ही कहते हैं, वॉल्यूम को लीटर्स कहते हैं, मोल पर लीटर हो गया। समझ में? ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड, नॉर्मेलिटी थोड़ा रुक के करेंगे, पहले करेंगे मोलैलिटी, अब नेक्स्ट डालेंगे, तो इस तरीके से करने न्यूमेरिकल्स भी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे मोलैलिटी। डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द number of moles of solute, it is the number of moles of solute dissolved per kg of the solvent, per kg of the solvent। ये इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला सॉल्यूशन था, ये क्या है, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो क्या फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये बन गया फॉर्मूला, अपॉन क्या कहते, क्या था, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट लेना है और वो केजी में लेना है, और केजी मतलब क्या होता है, मास। केजी का मतलब क्या होता है, मास। देखो मास को, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है मास, एक होता है वॉल्यूम। एक होता है मास, एक होता है वॉल्यूम। मास की यूनिट होती है ग्राम एंड किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मिलीलीटर्स एंड लीटर्स, ठीक है। तो पिछले वाला मोलैरिटी हमने इसमें लिया था और सॉल्यूशन लिया था, इस बार वाला मास ले रहे हैं और ये किलोग्राम, सॉरी हाँ, और इसको हम सॉल्वेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट। ये डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। मोलैलिटी जो है मास के टर्म्स में होता है, और मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम के टर्म में होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन और बनेगा, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एम से। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एम से। उसको कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से। समझ में आ गया? तो पहला टर्म मोलैरिटी, सेकंड मोलैलिटी। डेफिनेशंस याद कर लो, न्यूमेरिकल्स कम आएंगे, न्यूमेरिकल्स मोल वाले से ज्यादा आते हैं, और आएंगे तो बहुत सिंपल आएंगे कि तुम्हें बस जस्ट पुट करना है और आंसर निकालना, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे नॉर्मेलिटी, क्योंकि वो दोनों साथ साथ है। अब लिखेंगे नंबर ऑफ, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स dissolved per liter of the solution। थर्ड आ गया नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स dissolved per liter of the solution। यहां पे वॉल्यूम का टर्म है पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, जैसे मोलैरिटी में पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन था, ये भी पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन है। बस अब वर्ड आ गया ग्राम इक्विवेलेंस। सीडीएस में यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इस पार्ट से, और अभी बताऊंगी कि क्या आता है इसमें, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस में बताऊंगी कि कैसे पूछे गए हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन की, ठीक है, अभी तो हमने फॉर्मूला यही बन जाएगा कि ग्राम इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब क्वेश्चन है ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स is equal to mass in gram
जैसे मोल्स निकालते थे, मोल्स में क्या करते थे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, इसमें लिखेंगे मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब क्वेश्चन आया ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, फिर लिखेंगे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब क्वेश्चन आया ये एन फैक्टर क्या होता है जी, है, तो आते हैं हम अब एन फैक्टर पे, इतना लिख लो, या हम नीचे से शुरू करेंगे निकालना। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब क्वेश्चन आए इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। फिर क्वेश्चन आए एन फैक्टर क्या होता है, और यही से क्वेश्चन आता है, या तो यहां से क्वेश्चन आता है कि ये बता देगा कि इसका बता दो एन फैक्टर क्या है, या ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका बता दो इक्विवेलेंट मास क्या है। नॉर्मेलिटी नहीं पूछते सीडीएस में, इक्विवेलेंट मास पूछेंगे और एन फैक्टर पूछेंगे। तो हमें पीछे से शुरू करना है, मतलब जब हमें सोल्यूशन इसका कर रहा है नीचे से शुरू करना है कि पहले एन फैक्टर निकालो, एन फैक्टर मोलर मास तो निकालना आता है, सबके मासेस ऐड कर दो, इक्विवेलेंट मास निकल गया, इक्विवेलेंट मास इन ग्राम दे रखा होगा, इक्विवेलेंट मास इन ग्राम से ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट से नॉर्मेलिटी निकलेगी, और वो यहीं तक छुड़वा देते हैं। इससे आपसे यही पूछते हैं कि इक्विवेलेंट मास बता दो। अभी करेंगे कैसे, आप करते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर को 3 में डिवाइड करेंगे, एन फैक्टर को 3 में डिवाइड करेंगे, एसिड बेस सॉल्ट। एन फैक्टर 3 के लिए अलग अलग डिफाइन है, एसिड के लिए अलग, बेस के अलग, सॉल्ट के लिए अलग। एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड, मतलब कि जो भी है वो N प्लस आयन देगा, वो उसका एन फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। जैसे HCl, HCl कैसे टूटता है, H प्लस Cl नेगेटिव, कितने H दे रहा है, 1, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 1। H2SO4 2 H प्लस है, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। मतलब एसिड के लिए आपको क्या देखना है कि वो एसिड कितने H प्लस आयन देता है, कितने H प्लस आयन देता है। HCl 1 देता है, इसका एन फैक्टर 1 हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड 2 देते हैं तो 2 हो गया। HNO3 1 देता है, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करो, और कौन सा हो गया, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, H3PO4, H3PO3, H3PO2, ये तीनों फास्फोरस के एसिड्स हैं, ठीक है। इतना लिख लिया। हाँ भैया तनिषा, ये क्या टाइम है, सोई रहेगी, फिर अचानक उठी, फिर पता चला ओ गॉड केमिस्ट्री की क्लास है, भागी भागी आई मैं आराम से। हाँ जी बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया। हाँ जी लिख लिया आप लोगों ने, एन फैक्टर शुरू कर रखा था हमने। एसिड के लिए जितने H प्लस वो देते हैं वो उनके एन फैक्टर खिलाते हैं। HCl 1 देता है, इसका एन फैक्टर 1 हो गया। H2SO4 2 देता है, 2 हो गया। HNO3 1 ही H दे रहा है तो 1 हो गया। अब क्वेश्चन है, इसमें तो तीनों में 3 है अमनीश, इसमें यहाँ भी 3 है H, यहाँ भी हमने सोचा यही लर्न कर लेंगे कि जितने H हैं बस वही आंसर लगा देंगे। अब यहाँ पर ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, क्या तीनों का एन फैक्टर 3 है? क्वेश्चन है क्या तीनों का एन फैक्टर 3 है विशांत? क्या 3 लिखा हुआ है ना, मैंने बोला नंबर ऑफ H प्लस आयन, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, क्या इनका एन फैक्टर 3 है? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। रीजंस भी हैं, मतलब रीजन भी मुझे पता है कि क्या है तो बता सकती हूँ, पर ट्रिक सुनो। ट्रिक क्या करनी है, जितने ऑक्सीजन है ना 1 माइनस कर देना, जितने ऑक्सीजन है 1 माइनस कर दो। कितने ऑक्सीजन है, 4, एन फैक्टर हो गया 3। कितने ऑक्सीजन है, 3, एन फैक्टर कितना हो गया
2, कितने ऑक्सीजन है 2, एन फैक्टर कितना हो गया 1। ठीक है, ट्रिकी कर लो, क्यों इतना बड़ा, मैं एक्सप्लेनेशन मुझे पता है कि OH होते हैं इसमें, OH से H निकलता है, वो वाले होते हैं जो 11th-12th अगर बहुत अच्छे से किसी ने की है तो एक बार वैसे मैं इन शॉर्ट बता भी देती हूँ। फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, जब हम फॉस्फोरस एसिड्स करते हैं हमें एक डबल बॉन्ड O लगाना जरूरी होता है, लगा दिया जी डबल बॉन्ड O, मतलब एक तो देना ही देना है। फॉस्फोरस वाले में, ये BSc कर रहा है, इसको तो बड़ा काम आएगा कि फॉस्फोरस एसिड्स पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक डबल बॉन्ड O तो पक्का देना ही देना है। अब जो बच गए उसे OH कर दो, जो बच गए उन्हें क्या कर दो OH। यहाँ 4 था, अब 3 O रह गए, एक O 2 और उनके साथ 3, इसके साथ H, इसके साथ H, इसके साथ H। इसमें देखो 3 O है, अच्छा एक तो यहाँ लग चुका है ना, एक यहाँ लग चुका है, तो 2 ही बचे, इसके साथ H, इसके साथ H, पर अभी भी एक H है, एक नॉर्मल H। यहाँ पे एक O लग चुका है, एक O ने तो OH बना दिया, एक H और एक H। और हम ये बोलते हैं कि जो OH वाला बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू दिस। पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, जो जितना पोलर होता है वो जल्दी टूटता है आयंस में, तो ये एक ही H प्लस देगा, एन फैक्टर 1। इसमें 2 OH है, 2 H प्लस देंगे, एन फैक्टर 2। इसमें 3 OH है, 3 H प्लस देंगे, एन फैक्टर 3। समझ में आया कि हाइड्रोजन तो तीनों में 3-3 थे, पर एन फैक्टर डिफरेंट है, क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। OH वाले H ज्यादा पोलर होते हैं एज कंपेयर टू जो डायरेक्ट H लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। और ट्रिक कर लो सिंपल सी, कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, स्ट्रक्चर, वैसे तो अगर स्ट्रक्चर भी मान लो कोई क्वेश्चन स्ट्रक्चर से आ गया तो तुम कर सकते हो, पर ट्रिक क्या है, कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन से 1 माइनस करना, 3, 2, 1। तो ये हो गए एसिड के एन फैक्टर, क्या हो गए एसिड के एन फैक्टर, ठीक है। अब आते बेस पे। अच्छा, इस चीज को बोलते हैं हम, इस चीज को, हाँ बेसिसिटी। देखो ना OH वाले H निकाल रहे हैं हम, तो इसको एसिड के लिए टर्म यूज होता है बेसिसिटी, और बेस के लिए टर्म यूज होता है एसिडिटी। इसके लिए टर्म यूज होता है बेसिसिटी, इसके लिए टर्म यूज होता है एसिडिटी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब इसमें OH कितने दे रहे हो आप, OH नेगेटिव आयंस, जैसे NaOH एक ही देगा 1, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 देगा 3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 देगा 2, एन फैक्टर। जितने OH दोगे वो आपका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। NaOH में एक OH है, एक देगा, AlOH होल थ्राइस में 3 है, 3 देंगे, MgOH होल ट्वाइस में 2 है, तो ये 2 देंगे, ये इसके एन फैक्टर हो जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग है सॉल्ट वाला, मतलब अभी हम एन फैक्टर निकाले हैं, इक्विवेलेंट मास तो निकालना है अभी, है चरणजीत, अभी तो निकलना है, ये निकलना है, ये निकलना है, ये निकलना है, ठीक है। एन फैक्टर समझ में आया, एक बार समझ आएगा तो बहुत जल्दी हो जाता है, मेरे को तो समझाने में टाइम लग रहा है ना, लेटा दो इसको। अब आते हैं सॉल्ट में, सॉल्ट में है, डेफिनेशन लिखेंगे एन फैक्टर की, क्या है, एन फैक्टर इज इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम ऑफ चार्जेस, एलसीएम ऑफ चार्जेस, एलसीएम सिर्फ एलसीएम ऑफ चार्जेस। जैसे NaCl इज अ सॉल्ट, Na पे +1, Cl पे -1, 1 का एलसीएम लोगों क्या आएगा, 1 ही आएगा, एन फैक्टर हो गया 1, ठीक है। अब हमने लिया CaCl2, ठीक है, कैल्शियम पे 2+, Cl पे -1, 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, तो एन फैक्टर क्या आ गया 2, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं
AlOH का होल थ्राइस। वैसे तो ये बेस है यार। और कौन सा था इंटरेस्टिंग सा? एक बड़ा अच्छा था, अमोनियम फॉस्फेट। देखें, अमोनियम का होल थ्राइस PO4। हाँ चलो अभी याद आ जाएगा। चलो ये करते हैं, ठीक है। अब इसका निकालेंगे। हमें पता है अमोनियम पे क्या चार्ज होता है, +1। फॉस्फेट पर चार्ज क्या होता है, -3। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। तो ये इसका आ जाएगा आंसर 3। एक होता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, आई थिंक सो। एल्यूमिनियम फॉस्फेट भी नहीं होगा। एक में 2 आता है, एक में कैल्शियम फॉस्फेट करके देखते हैं। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। NaCl 1 1 1 आ गया, 2 और 1 का 2 आ गया, 3 का 3 आ गया। हाँ कैल्शियम फॉस्फेट करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट कैसे बनाते हैं हम देख लो, फिर से सुन लो कैसे बनाते हैं। कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है, फॉस्फेट पे -3 चार्ज होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैल्शियम 3 PO4 का होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला बन गया कैल्शियम फॉस्फेट का। मुझसे पूछा इसका एन फैक्टर बता दो, तो मैंने कहा जो चार्जेस होते हैं ना उनका क्या ले लो, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6। क्या आएगा, 6। तो एन फैक्टर क्या हो गया इसका, 6। तो सॉल्ट में हमें अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन शॉर्ट। पहले लिख लो, फिर इन शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि क्या क्या है। आयंस के लिए हमें एलसीएम लेना होता है, सॉल्ट के लिए आयंस का क्या लेना होता है, एलसीएम। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट का एलसीएम आया 6। एलसीएम तो लेना आता होगा ना, है ऑड ऑड नंबर होता है तो मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 और 3 दोनों के दोनों ऑड है, कोई कॉमन आएगा नहीं, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6। ठीक है, तो एन फैक्टर हमको निकालना आ गया। 3 तरीके से एन फैक्टर निकलता है, एसिड्स के लिए अलग, बेस के लिए अलग, सॉल्ट्स के लिए अलग। एसिड्स के लिए H+ देखेंगे कितने H+ है, जिसमें ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। बेस में जितने OH नेगेटिव आयन देंगे वो उसका एन फैक्टर होगा। सॉल्ट में चार्जेस का एलसीएम ले लोगे वो उसका एन फैक्टर होगा। अब एन फैक्टर हमें निकालना आ गया। आप क्वेश्चन लिखेंगे फिर कुछ करेंगे। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। अगर थोड़ा सा कर पाओ, अपने आप दिमाग लगाओ। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगाओ। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालना सिखा दिया, मोलर मास आता है, करो जरा जल्दी से। हाँ किसने आंसर बोला क्या, हाँ वेरी गुड, निशु इज डूइंग वेरी वेल। उसको अभी आए हुए इसी क्लास में इसने स्टार्ट किया है, बट शी इज डूइंग वेल। अब यही है कि इसका थोड़ा रिवीजन हो जाए तो इसी बार का CDS ही क्वालिफाई कर सकती है। 49, हाँ वेरी गुड इशिका। जिस दिन पीछे पलटे बगैर, जिस दिन पीछे पलटे बगैर मुझे आंसर दोगे ना, उस दिन मुझे खुशी होगी। और केमिस्ट्री तो खत्म होने वाली है, वो खुशी मुझे मिल नहीं रही है। आदित्य निकल गया। हाँ किसी ने चैट बॉक्स में भी आंसर किया, अंशुल नहीं दिया होगा, और तो कोई आंसर दे नहीं रहा है। यश ने दिया 49, सागर ने दिया 49, वेरी गुड यश, वेरी गुड यश एंड सॉरी यश, सागर एंड अंशुल, वेरी गुड। सबने बता दिया जी 49। ठीक है रितिका बेटा, हम इतने पीछे रहेंगे तो कैसे होगा, एक ही बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। हाँ जी देखो, हाँ वेरी गुड। देखो हमने ये अब मेन ये है हमारे पास, हमें अब ये ध्यान रखना है, एन फैक्टर तो निकालना आ ही गया है। अब मेरे को बोला, मैंने बोला ये निकाल दो, सिर्फ ये इक्विवेलेंट मास। तो फॉर्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, H2SO4। अभी देखा एन फैक्टर कितना आता है इसका, कितने O देता है, ये O H देता है 2, तो एन फैक्टर तो जी 2 हो गया।
सबको ऐड कर दो, 2 + 32 + 64 कितना आ गया 98। ये कल करवाया था मैंने, मोलर मास निकालना 98, बस 98, ये आ गया 98, 98 डिवाइड बाय 2 49, मतलब इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 49। इसको मेरे को यहाँ पुट करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ, यही सेम क्वेश्चन है, यहां तक तुम निकाल चुके हो, ठीक है। फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ 98 ग्राम 90, पहले बेटा वॉल्यूम तो बोला नहीं मैंने वॉल्यूम में चेंज कर सकती हूँ वैसे मजा आ रहा है। देखो पता क्या होता है, पढ़ने में मजा कब आता है, जब कंपटीशन होता है। पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा तब आता है जब कॉम्पिटिटर सामने हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ईशांत ने आंसर दिया, बट अभी उसने वॉल्यूम सुना नहीं क्योंकि वॉल्यूम में तो मैटर करेगा ना भाई, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम। हाँ कहाँ पे थे हम? फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 4 लीटर सोल्यूशन। हाँ 0.5। कितना मजा आ रहा है ना, मतलब पहली बार मुझे मजा आ रहा है कि मतलब आंसर ऐसे ही तो चाहते हैं। देखो जब आपको कुछ चीज समझ आए जस्ट यूज, अभी तुमने करना शुरू किया ये, ठीक है ना, कोई नहीं, अभी भी 1 महीने में अगर अच्छा कर लोगे ना तो बहुत सीरियस सीरियस क्या है, कुछ नहीं है, तुम बहुत जल्दी कर सकते हो। हाँ थोड़ा बस मेहनत करो। हाँ जी आंसर आ चुका है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबने आंसर दे दिया है। आप में से कोई देना चाहेगा वैसे? अंशुल, यश, 98 ग्राम ऑफ 98 ग्राम ऑफ, पुष्पांजलि ने दिया, चलो वेरी गुड पुष्पांजलि 0.5। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 in 4 liters of NaOH। देखो जी हम 49 तक यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। हाँ वंदना, वेरी गुड वंदना। मास इन ग्राम कितना है 98 ग्राम, तो यहाँ पे 98 रख दो, ठीक है। ये किससे कट जाएगा, 49 1 जा 49 2 जा, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 2। अब यहाँ पुट करो 2, वॉल्यूम कितना है 4, 2 1 जा, ये 2 2 जा, ये आ जाएगा 0.5। मजा आया? तो बस ऐसे ही है, तो यही तरह के क्वेश्चंस आने हैं। तो हमें नॉर्मेलिटी के लिए नीचे से करना पड़ेगा, पहले एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और फिर कई बार हो सकता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ही गिवन हो, तो भाई सीधा पुट करना। बट ये ध्यान रखना वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर्स में। अगर यही सेम मिलीलीटर में आ जाता तो बस उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1000 से, ठीक है ना, क्योंकि आपको आंसर लीटर में चाहिए। भाई मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 1000 करोगे, है ना। तो ये 3 टर्म्स हमारे हो गए पूरे, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। अब नेक्स्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन। अब क्या है कि प्रैक्टिस करो, जैसे ल्यूसेंट ले लो एक, आप लोगों ने कौन कौन सी बुक्स ले रखी हैं? देखो बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जैसे ठीक है नोट्स बनते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, बट दीज आर नॉट सो सफिशिएंट। टेस्ट होते हैं, हमारे पास एक अपनी पर्सनल बुक भी होनी चाहिए। अब जैसे लोग पाथ फाइंडर आप लोग लेते हो, ले सकते हो क्योंकि उसमें सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। या ल्यूसेंट ले लो, एक ल्यूसेंट की भी आती है, एक आती है एमसीक्यू आती है, एनसीईआरटी, मतलब बतेरी अमेज़न पे आप देखोगे तो अच्छी अच्छी बुक्स हैं। क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कॉन्सेप्ट जीरो है। कितना पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायो पढ़ लो, फिजिक्स, जब तक क्वेश्चन में नहीं करोगे ना आपको नहीं पता चलेगा। अब जैसे इतना लिख दिया, मान लो मैं क्वेश्चन नहीं कराती तो तुम्हें पता चलता है ये होना क्या है इसके साथ। तो ट्राई करो, अपनी एक बुक रखो, या सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट आती होगी उसे ले लो, वो सारे क्वेश्चंस करके देखो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। डेली का अगर आप 100 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो ना तो आप बहुत पीछे चल रहे हो अपनी तैयारी से, क्योंकि कंपटीशन इतने बच्चों का तो है नहीं, लाखों के साथ है, और लाखों में कम से कम 10,000 तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो एक पॉइंट भी नहीं छोड़ के जा रहे।
जैसे होता है ना सीरीज में कहते हैं ये कम आता है, वो नहीं ये सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि हमें क्रैक कैसे करना है, हमें सब कुछ पढ़ के जाना है। तो ये मैं कह रही हूँ कि आप ट्राई करें, एक अच्छी बुक खरीदे, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो खरीदे। बुक खरीदने में कितना है, 400-500 रुपए की बुक आएगी। रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब केमिस्ट्री खत्म होने वाला है, ठीक है, तो साइंस का पार्ट खत्म ही हो रहा है, बायो में करवाई दूंगी 1 महीने में, करो, करते जाओ। फिजिक्स हो गया तुम्हारा, फिजिक्स तो बोलो भाई, फिजिक्स आता नहीं है, 10 क्वेश्चन आते हैं और वर्थ होते हैं, पता है। साइंस से नंबर गेन करना सीडीएस होता ही उनका है जिनका साइंस अच्छा होता है। तुम्हें क्या पता है, जीएस तो है ही है, बट वहां पे ना यार हमारे यहाँ क्वेश्चन की वो है कि यार आने ही है इधर से, और फिर जो आने और पढ़े, बायो तो जैसे बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं होती, वो आते हैं तो आते हैं, टिक 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 ही लगेगा। अब जीएस में क्या होता है ना, वास्ट होता है ये, उसमें प्रोबेबिलिटी जैसे होते हैं ना कि वो क्या सा होता है पार्ट अपना, एक करंट अफेयर्स, खत्म कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर्स में तुक्के मतलब यही होता है कि मतलब सच्ची है, किस्मत अच्छी है तो हो गया। बट ये पार्ट ऐसे है, साइंस मैथ्स और जैसे ज्योग्राफी वाला पार्ट आ जाता है, हिस्ट्री वाला कुछ पार्ट आता है, वो ऐसा पार्ट है कि आ ही जाएगा जो आपने पढ़ा है, तो इसको तो स्ट्रॉन्ग करके जाओ ना। ये पार्ट तो बिल्कुल छोड़ने नहीं होता। 30 क्वेश्चन तुम 25 भी करके आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 तो तुम्हें भी पता है कट ऑफ क्या जाती है सीडीएस की, तो उसमें कितना रोल प्ले है अगर आपका साइंस स्ट्रॉन्ग हो गया तो। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, क्या करने जा रहे थे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, it is the fraction of moles, लिखो definition, it is the fraction of moles in solution, it is the fraction of moles in solution, ये इसकी definition है, it is the fraction of moles in solution। इसके लिए second point लिखेंगे, it is used for mixtures, it is used for mixtures। और किस्मत का तो देखो बड़ा रोल है। एक बार आप सीडीएस 2019 का पेपर देखना, ये याद नहीं है मुझे ए या बी पार्ट, मतलब अप्रैल का था सितंबर का था, वन ऑफ द मतलब हार्डेस्ट पेपर, मतलब आप सोच लो 2019 में आया था। पूरी केमिस्ट्री 11th-12th की आई थी, 9th-10th करके जाते हैं ना। अब जो थोड़ा नॉन मेडिकल साइड का था उसने तो कर लिया होगा, मतलब बिल्कुल जो टिपिकल 11th-12th की केमिस्ट्री में हमारे आते हैं ना, जैसे क्वेश्चन एमएससी में 2019 में आए हुए थे, वो कोई क्वेश्चन पेपर उठाए तो बिल्कुल 11th-12th का मेन केमिस्ट्री आई हुई थी, वो भी पूरी ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक तो हम छूते ही नहीं इतना, है ना, पूरी ऑर्गेनिक आई थी फुल। मतलब आप कभी देखना प्रीवियस ईयर पेपर, आपको लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस थे उसमें। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप चाहे कम आए, हल्के क्वेश्चन आए, चाहे मुश्किल आए, आप कर सकते, तैयारी तो ऐसी होनी चाहिए। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन, इट इज यूज्ड फॉर मिक्सचर्स। मतलब आपने अब दो मिक्सचर्स को आपने मिक्स कर दिया, एक ए है और एक बी है, ऑब्वियसली ए के भी मोल्स होंगे उसमें, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब आपको ये निकालना है कि इस पूरे में ए कितना है, इस पूरे में बी कितना है, उसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। उसे क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। कि आपको एक सॉल्यूशन में ये बताना है कि एक ए का मोल कितना है, बी का मोल कितना है। मान लो सी हो जाता तो तीनों बता देते, 4 हो जाता तो 4 बता देते, जनरली 2 पे आता है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से, ऐसे मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे काई बोलते हैं। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो फॉर्मूला है moles of A upon total number of moles। total number of moles मतलब A plus B, A के मोल और B के मोल ऐड कर दो। मोल फ्रैक्शन B का निकालना है तो moles of B upon total number of moles A plus B, ठीक है।
अब जैसे मान लो तुम्हें ए और बी के मोल्स दे रखे हैं, एक के 2 और एक के 3, ठीक है। आपसे पूछा मोल फ्रैक्शन ए निकाल दो, कैसे निकलेगा चरणजीत? 2/5, राइट। ऐड करना, मल्टीप्लाई नहीं करना। और बी का कैसे निकलेगा? 3/5, ठीक है। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। इन दोनों का सम काई ए प्लस काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता है? आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो भाई ये हो गया जी हमारा आज के टॉपिक्स। आज हमने बस अब थोड़ा सा रह गया, ठीक है। जो भी मैं, मेरा कोई लग रहा है मैंने वो करवाया तुम लोगों को, कोलाइडल सस्पेंशन नहीं करवाया है शायद ना, तो वो भी थोड़ा कल करवा दिया जाए, कोलाइडल सस्पेंशन, और वो भी तो कल ही खत्म हो जाएगा, फ्राइडे है ना, कल खत्म हो जाएगा ये। अब फर्टिलाइजर्स, ये बताओ फर्टिलाइजर्स, सीमेंट और ग्लास, ये 3 टॉपिक और है, करना है? हाँ, तो मंडे करेंगे वो फिर, है ना, क्योंकि कल तो फ्री ही हो पाएगा, ठीक है। अब मेरा देखो, मेरा टारगेट था, आज क्या जुलाई चल रही है, 15, मेरा ये था कि मुझे 15 को स्टार्ट करनी है बायो, मैं अपना सिलेबस जो लेकर चलती हूँ, तो 15 नहीं तो 16 भी हो गया तब भी मैं, क्योंकि मुझे बायो के लिए 1 महीना चाहिए, 1 महीना मतलब संडेज को इंक्लूड करके, मतलब आपने छुट्टी ले ली 4 छुट्टी संडे की देके, तब भी मुझे सिर्फ 1 महीना चाहिए बायो के लिए। तो अगर मैंने 15 नहीं तो 16 जुलाई को भी शुरू किया तो 16 अगस्त को मैं बायो खत्म कर दूंगी, है ना। तो ठीक है ना, सिलेबस अपना हो जाएगा, और 3 सितंबर तक का पेपर है, तो अपने पास सफिशिएंट टाइम है बायो और केमिस्ट्री रिवाइज करने का। तो ठीक है, केमिस्ट्री मतलब फर्टिलाइजर करने का मन है तो मैं करवा दूंगी। अब एक एक दिन लगना है मुझे, ज्यादा 2 दिन लगना है, एक दिन फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर थोड़ा बड़ा है, और क्यों मैं समझा के करती हूँ ना, रट्टा मानो तो नोट्स दे देती हूँ, लर्न कर लो, फिर मुझे तरीके बताने होते हैं ना कैसे कर सकते हो आप उसको, तो थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है। तो ठीक है, अब आप लोग इसको रिवाइज करके आएंगे कल, कल ये चैप्टर खत्म करेंगे हम, थोड़ा मैं कोलाइडल और सस्पेंशन और ये सब भी बता ही दूं मैंने आपको, है ना, जो मिस्ट होता है, फॉग होता है, और ये पढ़ लिया क्या, फिर क्यों कराऊं मैं? तो यार ये उसी के तो पार्ट है, कोलाइडल के तो टाइप है ये। अच्छा, वो ये ना, वो थोड़ा अलग तरीके से तो होता ही है। एक देना थोड़ा सा पेज में को साइड से, यहीं पे अटेंडेंस दे दूं मैं, मुझे नाम लिखवा दो बस। हाँ जी, पहले इधर ले लेते हैं, इसकी तो मैं फोटो खींच लेती हूँ। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट, बाय बाय, कल मिलते हैं आप लोगों से।